Hello everyone, I welcome you all for the today's session of वक्फ एंड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। तो आज के हम इस सेशन में बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि आखिर वक्फ क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या कुछ रही है, कौन से बिल्स लाए गए हैं ओवर द टाइम, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और एग्जैक्टली वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है क्या क्या प्रोविजंस वो अपने साथ लाया है। इन सारी चीज़ों पे होगी डिस्कशन, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वक्फ। वक्फ आखिर है क्या? तो वक्फ रेफर टू द प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस अंडर इस्लामिक लॉ। तो इस्लामिक लॉ के तहत अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, अगर वो रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है तो उसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। एनी अदर यूज़ और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ प्रोहिबिटेड। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसका और किसी तरीके से यूज़ करना या फिर उसे बेचना वो प्रोहिबिट हो जाता है। ठीक है, मतलब आप उसे फिर से बेच नहीं सकते हो अगर वो एक बार वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है तो। ठीक है, वक्फ मीन्स दैट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नाउ टेकन अवे। तो जो भी उस लैंड का या फिर उस प्रॉपर्टी का ओनर है उससे वो ओनरशिप ले ली जाती है फ्रॉम द पर्सन मेकिंग वक्फ एंड ट्रांसफर्ड एंड डिटेन्ड बाय अल्लाह। तो भगवान के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी रख दी जाती है। अब उस प्रॉपर्टी का ओनर अल्लाह है, भगवान है। ठीक है। वाकिफ़ इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स अ वक्फ। तो वाकिफ़ वो पर्सन होता है जो किसी भी एक प्रॉपर्टी को वक्फ के तौर पे डिक्लेयर करता है कि अब से ये प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, तो वो पर्सन वाकिफ़ कहलाता है। एज वक्फ प्रॉपर्टीज़ आर बेस्टोड अपॉन अल्लाह इन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल टैंजिबल एंटिटी, a mutawali is appointed by the वाकिफ और by a competent authority to manage और administer a वक्फ। तो जो प्रॉपर्टी एज अ वक्फ क्रिएट की जाती है उसको उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता जिसे हम मुतावली कहते हैं। ठीक है, तो कोई तो होना चाहिए ना उस प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। सिंस कोई भी उसका मालिक नहीं है अब, तो एक मुतावली अपॉइंट किया जाता है उस वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए। ठीक है, जब जहाँ जहाँ पे भी वक्फ आएगा दैट मीन्स इट्स द प्रॉपर्टी, वो लैंड, वो प्रॉपर्टी जो कि वक्फ बोर्ड के अंदर आ चुकी है अब, दैट इज़ कॉल्ड एज वक्फ। ठीक है। Once designated as waqf, the ownership is transferred from the person making the waqf to Allah। तो जो पर्सन है जो उस प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर रहा है दैट इज़ वाकिफ़ उससे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो वो ओनरशिप जो है वो उस पर्सन से अल्लाह को ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब वो प्रॉपर्टी भगवान की हो जाती है, मेकिंग इट इररिवोकेबल, और आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनमें एक प्रोविज़न भी है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ। ठीक है, तो आप उसे वापस नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है और उन्होंने डोनेट कर दिया कि ठीक है आप इसे रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं होते हैं, अब उनको उस लैंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो हैं उनसे अब वापस नहीं ले जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड से आप प्रॉपर्टी को वापस क्लेम नहीं कर सकते हो, आपको वापस नहीं दी जा सकती है। ठीक है जी। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ। इंडिया में वक्फ आया कहाँ से, कब आया, कैसे आया? इन इंडिया द हिस्ट्री ऑफ वक्फ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द अर्ली डेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो दिल्ली सल्तनत के रूरल्स थे वो उन लोगों ने जो है इस एक्ट को लाया है। ठीक है, तो देखो यार, वो लोग तो चले गए, दिल्ली सल्तनत तो चले गई, पर उनके जो दकियानूसी कानून थे वो यहाँ पे रह गए। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत के रूरल थे, सुल्तान मुइज़ुद्दीन शाम गौहर dedicated two villages in favor of Jamia Masjid of Multan and handed its administration to शाहिकुल इस्लाम। तो दो पूरे के पूरे जो दो गांव हैं उन्होंने वो जामिया मस्जिद के जो मुल्तान हैं उनको
उनके फेवर में दे दिया और उसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है शाहिकुल इस्लाम के लोगों को जो है सौंप दिया गया। ठीक है, जैसे कि अब वक्फ़ हो जाता है तो वक्फ़ के अंडर जो है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला जाता है, वैसे ही इन्होंने भी जामिया मस्जिद को दे दिए थे पूरे के पूरे 2 विलेजेस। ठीक है, एज द दिल्ली सल्तनत एंड अदर इस्लामिक डायनेस्टीज फ्लरिश्ड इन इंडिया, तो जैसे दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल्स हो गए, आदिल शाही डायनेस्टी हो गया, ऐसे इस्लामिक डायनेस्टीज़ इंडिया में फ्लरिश करती गई, बढ़ती गई, रूल करते गए, उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ती गई। द नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ केप्ट इंक्रीजिंग इन इंडिया, तो वैसे ही जैसे वो डायनेस्टीज़ भी बढ़ती गई इंडिया में, वक्फ प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ होती गई इंडिया में। ठीक है, there was a case made for the abolition of Waqf in India in the late 19th century when a dispute over a Waqf property ended up in the Privy Council of London during the days of British Raj। तो जब ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स थे उनके टाइम पे भी एक केस आया था, जब वो रूल कर रहे थे इंडिया पे, ब्रिटिश राज चल रहा था 19th सेंचुरी में, एक वक्फ प्रॉपर्टी को लेके एक डिस्प्यूट आया था प्रिवी काउंसिल ऑफ लंदन के पास। तब ये बात की गई थी कि वक्फ को जो है वो अबॉलिश कर देना चाहिए, बिकॉज़ वो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स जो थे वो लाए थे, अब इसकी ज़रूरत इंडिया में नहीं है, ऐसी मांग उठी थी 19th सेंचुरी में। ठीक है, द 4 British judges who heard the case described the Waqf as a perpetuity of the worst and most pernicious kind and declared Waqf to be invalid। तो जो 4 ब्रिटिश जजेस थे जिन्होंने इस केस को सुना, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि वक्फ इनवैलिड है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंडिया में। ठीक है, हाउएवर द डिसीजन बाय द 4 जजेस वाज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया, पर इंडिया में जो है उनके डिसीजन को माना नहीं गया। एंड द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 सर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इंडिया, और 1913 में एक वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया जैसे वक्फ जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, वक्फ से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। सिंस देन नो अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू कर्ब वक्फ, उसके बाद से तो फिर कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया गया है कि वक्फ को इनवैलिडेट किया जा सके। ठीक है, जो चीज़ें उस समय पे लाई गई थी वो ज़रूरी नहीं है कि आज के समय पे भी वो रिक्वायर्ड हो, राइट। जैसे समय बदल गया वैसे चीज़ों को भी बदलना चाहिए, बट ये चीज़ कंटिन्यू रखी गई। आर वक्फ प्रॉपर्टीज़ रेवोकेबल, क्या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को आप वापस ले सकते हो? तो जैसे कि आपको पिछले स्लाइड पे बताया गया था कि नो, सिंस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड टू अल्लाह फ्रॉम द वाकिफ इन द केस ऑफ वक्फ, and the property cannot be taken back from Allah. Once a property becomes waqf, it always stay waqf, making it irrevocable। तो आपने भगवान के नाम पे दे दी है वो, अब आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। Once a property is declared waqf, if it remains so forever, तो हमेशा के लिए वो वक्फ ही कहलाएगा। एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि बेंगलुरु का ईदगाह ग्राउंड है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे क्लेम किया गया है 1850 से। सिमिलरली सूरत का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग है उस पे भी वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये भी हमारी ही बिल्डिंग है, वक्फ के अंडर ही आती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इंडिया में कंट्रोवर्शियल बिल्डिंग्स हैं। वक्फ बोर्ड कहता है कि इंडिया का पार्लियामेंट भी वक्फ बोर्ड के अंडर आता है, तो ऐसे कई सारी बिल्डिंग्स हैं इंडिया में जिनको वक्फ बोर्ड कहता है कि ये उनके अंडर आता है। ठीक है, तो द्वारका में भी कई सारे ऐसे बेत द्वारका में कई सारे ऐसी जगहें हैं, टेम्पल्स हैं जिन पे वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बिल्डिंग्स हैं जिन पे कंट्रोवर्सी चल रही है। डू ऑल द इस्लामिक कंट्रीज़ हैव वक्फ प्रॉपर्टीज़, क्या सभी इस्लामिक कंट्रीज़ में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं? दो इंडिया इज़ नॉट एन इस्लामिक कंट्री, पर फिर भी यहाँ पे वक्फ़ है, पर बाकी के इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या वक्फ बोर्ड्स और वक्फ़ को लेके कुछ है? नहीं, सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल इस्लामिक कंट्रीज़ हैव वक्फ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज़ जैसे कि टर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुनसेनिया और इराक डू नॉट हैव वक्फ, उनमें वक्फ का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है इन सारे कंट्रीज़ में। ठीक है, इंडिया में
not only are Waqf board the largest urban landowners, but they also have an act protecting them legally. तो लार्जेस्ट अर्बन लैंड ओनर्स हैं वो, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो, जो इस, जैसे कि अब इसे आप कैसे समझ सकते हो, अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लैंड अगर कोई रखता है तो वो है इंडियन रेलवेज और आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे वक्फ बोर्ड आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज़ इंडिया में किसके पास हैं, इंडियन रेलवेज, डिफेंस फोर्सेस, थर्ड नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड। तो ये एक प्राइवेट बॉडी है इंडिया में जिसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और उनके पास फिर एक्ट भी है जो उनको प्रोटेक्ट करता है कि उनसे कोई भी वापस ना लिया जाए, उनसे कोई भी ज़मीन वापस ना ली जा सके, उनके पास ऐसी एक्ट भी है, ठीक है। हाउ मैनी प्रॉपर्टीज़ डज द वक्फ बोर्ड कंट्रोल, वक्फ बोर्ड कितनी प्रॉपर्टीज़ अपने अंडर कंट्रोल कर रहा है। वक्फ बोर्ड currently control 8.7 lakh properties spanning 9.4 lakh acres across the India। तो 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं। अगर उनको एरिया में मापा जाए तो वो 9.4 लाख एकर्स की ज़मीन कवर करती हैं ये 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़ रुपीज़। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा अगर वक्फ प्रॉपर्टीज़ किसी के पास हैं तो वो इंडिया है। तो इंडिया के वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा अधिक प्रॉपर्टीज़ है पूरे वर्ल्ड में। फर्दर वक्फ बोर्ड इज़ द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडियन रेलवेज। तो पहले नंबर पे आता है आर्म्ड फोर्सेस, दूसरे नंबर पे आता है इंडियन रेलवेज, थर्ड नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। व्हाट आर द इश्यूज़ कंसर्न विथ वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड को लेके क्या कुछ इश्यूज़ हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। इंडिया में एक लिमिटेशन एक्ट करके पास किया गया था 1963 पे, जिसके तहत अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो आप 12 ईयर्स तक उस डीड के हो जाने के बाद आप 12 ईयर्स तक उस पे जो है आप किसी भी कोर्ट पे लिटिगेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। पर सेक्शन 107 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 स्पेशली स्टेट्स दैट द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 शॉल नॉट अप्लाई टू द सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रोविजंस है लिमिटेशन एक्ट के, ये इस पे अप्लाई नहीं करेंगे। 1995 में इस एक्ट में ये प्रोविज़न इंक्लूड कर दिया गया था कि लिमिटेशन एक्ट का जो ये प्रोविज़न है 12 ईयर्स वाला कि आप इस पे क्लेम कर पाओगे, ये इसको एप्लीकेबल नहीं करेगा। मतलब सारे के सारे तरीक़ों से जो है इस वक्फ एक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ किया गया था इस वक्फ एक्ट को बचाने के लिए, ठीक है। कैसे कोई भी एक एक्ट किसी भी एक प्राइवेट लैंड ओनर को बचाने के लिए वर्क कर सकता है, ठीक है, जबकि लिमिटेशन एक्ट तो सभी के ऊपर वर्क करना चाहिए, राइट। तो कैसे ये किसी एक पर्टिकुलर लैंड ओनरशिप बोर्ड को बचाने के लिए रोका जा सकता है। उस टाइम की गवर्नमेंट क्या इतनी अंधी थी कि उन्होंने इस प्रोविज़न को इंक्लूड करने दिया। आई गेस 1995 के टाइम नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, तो क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि कैसे हम किसी भी प्राइवेट लैंड ओनरशिप बोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस एक्ट को भी दाव पे लगा देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पे विचार विमर्श नहीं किया था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था। माई क्वेश्चन इज़ दैट इरिवोकेबिलिटी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज़, और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वापस नहीं ले सकते हो, जैसे कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ, तो आप वापस से नहीं ले सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ हैड लेड टू वेरियस डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स। तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं इसके ऊपर, जैसे कि वक्फ जो है वो क्लेम करता है ईदगाह में, ईदगाह ग्राउंड जो है बेंगलुरु का वो वक्फ के अंडर आता है। सूरत का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग वक्फ के ऊपर आता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे। इंडिया का पार्लियामेंट वक्फ प्रॉपर्टी है। तो ऐसे कई सारे डिस्प्यूट्स हो चुके हैं इस
एक्ट के वजह से। ठीक है, और क्या इश्यूज़ हैं? लिटिगेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऑल्दो इसका बनाने का मकसद यही था कि गरीब लोगों के लिए जो है ये वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाए, जो गरीब मुसलमान हैं उनके पुनरुत्थान के लिए इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाए, बट ये जो है उन कारणों के लिए यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, मिसमैनेज हो रहा है। ठीक है, जो इसके रिक्वायर्ड पर्पसेस थे उसके बेसिस पे ये वर्क नहीं हो रहा था। ठीक है, नो जुडिशल ओवरसाइट, जैसे कि आपको आगे पता चलेगा कि आपके ऊपर अगर वक्फ के रिलेटेड अगर आपका कोई इशू है तो आप कोर्ट में इसके रिगार्डिंग अपील नहीं कर सकते हो, तो जुडिशरी इस पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। ऐसा इन्होंने अपने एक्ट में प्रोविज़न डाल दिया था उस टाइम के गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों को अपीस करने के लिए कि वक्फ के रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उस पर कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जो भी एक उन्होंने वक्फ ट्राइब्यूनल बना दिया था, और जो भी डिसीजन ये वक्फ ट्राइब्यूनल देगा वो फुल एंड फाइनल रहेगा। इस पे कोर्ट के ऊपर, इस पे आप कोर्ट में जाके आप अपील नहीं कर सकते हो। बताओ कैसे अंधे प्रोविजंस इस पे जो है इंक्लूड किए गए थे। अनसेटिस्फैक्ट्री सर्वे वर्क, इस एक्ट में कहा गया था कि हर 10 सालों में सर्वेस किए जाएंगे, बट वो सर्वेस तो हुए ही नहीं, और अगर जो हुए सही से नहीं हुए। ठीक है, मिस यूज़ ऑफ प्रोविजंस, और इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ही मिस यूज़ किए गए, अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है प्रोविजंस यूज़ किए गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे भी सवाल उठता है कि क्या ये वक्फ एक्ट वैलिड भी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वक्फ एक्ट इज़ अ स्पेशल एक्ट फॉर रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओनली वन रिलीजन ऑफ द कंट्री। ऐसा कोई भी हमारे कंट्री में, इंडिया में, ऐसे किसी भी रिलीजन के लिए कोई भी ऐसा बोर्ड या फिर एक्ट नहीं है जो कि उनके प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया सेक्युलर है, बट अगर सेक्युलर है तो किसी एक कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बोर्ड क्यों रखा गया है जो कि उस टाइम से चला आ रहा है। जो रूलर्स थे, मुगल्स थे, दिल्ली सल्तनत था, उस टाइम के रूलर्स जो अपने एक्ट्स को ला रहे थे, तो वो एक्ट्स आज भी क्यों रखे गए हैं जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, है ना। उस टाइम के बहुत सारे ऐसे एक्ट्स थे जो कि अबॉलिश किए गए, तो वैसे तो फिर उन एक्ट्स को भी अभी भी रखना चाहिए था, है ना। तो उसे जब बाकी के एक्ट्स को, बाकी के प्रोविजंस को जब हमने छोड़ दिया, तो सिर्फ इस वाले प्रोविज़न को हमने क्यों रखा। और ये एक्ट ऐसा है जो कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को और उनके बोर्ड और उनके प्रॉपर्टीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, वेयर नो सच लॉ एग्जिस्ट फॉर एनी अदर रिलीजन। और किसी और रिलीजन के लिए इंडिया में ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं है। ठीक है, in fact, a PIL has been currently filed in Delhi High Court asking this very question। और एक जनहित याचिका भी दाहिर की गई थी कि जब दूसरे रिलीजन्स के लिए नहीं है तो कैसे इंडिया में, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, एक ऐसा बोर्ड इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है और उस बोर्ड को एक लीगल एक्ट प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को और कहा कि आप इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे आप विचार विमर्श कीजिए। ठीक है, कि ये वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द की लेजिस्लेटिव चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया थ्रू वक्फ एक्ट। तो क्या कुछ चेंजेस और डेवलपमेंट्स हुए वक्फ एक्ट में। तो सबसे पहले 1954 पे वक्फ हैज़ ओनली बीन स्ट्रेंथन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही जो है वक्फ को जो है वो स्ट्रेंथन किया गया। ठीक है, वक्फ एक्ट को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। द वक्फ एक्ट ऑफ 1954 पास्ड प्रोवाइडेड अ पाथवे टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ। तो 1954 पास हुआ, उसे वक्फ का जो है वो सेंट्रलाइजेशन हुआ। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। 1964 में पार्लियामेंट से, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो पार्लियामेंट से पास की गई हो, एक ऐसी बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर वक्फ एक्ट 1954। 1954 के तहत ये बॉडी बनाई गई
1964 में, ठीक है। द सेंट्रल बॉडी ओवरसीज द वर्क अंडर वेरियस स्टेट वक्फ बोर्ड्स विच वेर एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। तो वक्फ एक्ट 1954 के तहत जो है हर एक स्टेट के पास अपना एक स्टेट वक्फ बोर्ड होगा जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट के वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो है वो देख रेख करेगा, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो है ये जो है इन स्टेट वक्फ बोर्ड को भी ओवरलुक करेगा, ठीक है। मतलब जो स्टेट में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को स्टेट वक्फ बोर्ड देखेगा और स्टेट वक्फ बोर्ड के ऊपर रहेगा ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे 3 लेवल्स बनाए गए, ठीक है। और 1954 के बाद 1955 में द वक्फ एक्ट वाज मेड इवन मोर फेवरेबल टू मुस्लिम्स विच मेड इट एन ओवरराइडिंग लॉ। तो 1955 में और ज़्यादा 1954 पे तो वो आपका एक्ट पास हो गया, बट 1995 पे और ज़्यादा पावर्स दिए गए इस एक्ट में, और कई सारे जो बाकी के एक्ट्स थे जैसे लिमिटेशन एक्ट था वो इसको ओवरराइड कर गया। ये जो है वक्फ एक्ट 1995 वो लिमिटेशन एक्ट को ओवरराइड कर गया और बाकी कई सारे प्रोविजंस को ये एक्ट ओवरराइड कर गया, मतलब उल्लंघन कर दिया इस एक्ट ने। वक्फ एक्ट 1995 वाज एनैक्टेड टू गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन इंडिया। तो ये जो है 1995 का एक्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़ को संभालने के लिए ये पास किया गया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द वक्फ काउंसिल। तो क्या पावर रहेंगे वक्फ काउंसिल के, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वक्फ काउंसिल बनाई गई थी, तो उसके पावर्स क्या रहेंगे, उसके फंक्शंस क्या रहेंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड के क्या पावर्स और फंक्शंस रहेंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, मुतावलीज जो अपॉइंट किए जाते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को देख रेख रखने के लिए उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनके क्या पावर्स होंगे, ठीक है। ये सब 1995 के इस एक्ट में जो है वो मेंशन किया गया था। द एक्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द पावर एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल दैट एक्ट इन ल्यू ऑफ सिविल कोर्ट अंडर इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिविल कोर्ट्स जो हैं वो वक्फ के मैटर्स पे इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। अगर आपका कोई भी इशू है तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएंगे और जो भी वक्फ ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, आप उसको किसी भी सिविल कोर्ट पे जो है चैलेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। द वक्फ ट्राइब्यूनल्स आर डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट्स। वक्फ ट्राइब्यूनल को ही कोर्ट माना गया था एंड रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज्ड बाय सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इस प्रोसीजर के तहत जो भी फंक्शंस और पावर्स सिविल कोर्ट को दिए गए थे वो सारे के सारे पावर्स जो हैं वो इस वक्फ ट्राइब्यूनल को जो है वो दिए गए, ठीक है। यानी कि कोर्ट से भी ऊपर इस वक्फ ट्राइब्यूनल को रखा गया था। तब जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, तब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट क्या कर रही थी, तब ऑपोजिशन के पार्टीज़ क्या कर रहे थे, तब सभी लोग किस नींद में सोए हुए थे पता नहीं, ठीक है। तभी ही अगर इस चीज़ को रोका गया होता था तो आज तक ये पूरी की पूरी भसड़ नहीं मचती थी। द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज़। तो जो भी डिसीजन ये ट्राइब्यूनल देगा वक्फ ट्राइब्यूनल वो फुल एंड फाइनल होगा, आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अंडर एनी सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट पे जो है याचिका दायर नहीं कर सकते हो। दस मेकिंग वक्फ ट्राइब्यूनल डिसीजंस अबाउ सिविल कोर्ट। तो जो वक्फ ट्राइब्यूनल के डिसीजंस होंगे वो सिविल कोर्ट से भी ऊपर माने जाएंगे, मतलब सिविल कोर्ट इस पर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे तो फिर है ना, जब कोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएंगे तो ऑफकोर्स वो जो बॉडीज़ होंगी जिनको इतने सारे पावर्स दिए गए हैं वो अपने मन माने तरीके से काम करेंगे, राइट। अमेंडमेंट्स फिर लाए गए 2017 में। सम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वेर अमेंडेड इन द ईयर 2013 टू मेक वक्फ मैनेजमेंट मोर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे 2013 में। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इट वाज फेल्ट दैट द एक्ट डिड नॉट प्रूव इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वक्फ। पर इन अमेंडमेंट से कुछ खास फ़ायदा दिखाई नहीं दिया गया, ठीक है। उनके एफिशिएंसी में, उसको एडमिनिस्टर करने में कुछ खास फ़ायदा दिखाई नहीं दिया गया, ठीक है। फिर वक्फ रिपील बिल 2022 लाया गया, ठीक है।
for the purpose of achieving a more equitable arrangement and treatment of bodies such as वक्फ and other recognized religious entities established under similar intent। तो वक्फ के जैसे ही अगर कोई और भी बॉडीज़ अगर बनाई गई हैं तो उनको भी जो है एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको भी सही करने के लिए ये वक्फ रिपील बिल 2022 लाया गया था। और इसको जो है राज्यसभा में दिसंबर 8 2023 में रखा गया था कि इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। ठीक है, फिर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो है वो लोकसभा में से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी 2025 में पारित हो गया। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखेंगे कि 1995 में क्या था और अमेंडमेंट बिल में क्या इसके प्रोविजंस हैं। ठीक है, इस एक्ट का नाम था वक्फ एक्ट 1995 और नए अमेंडमेंट में इसका नाम बदल के यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025, तो ये नेम चेंज करके ये अब नेम रख दिया गया है। ठीक है, वक्फ को जो है वक्फ यानी कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे बनाई जाती थी पहले, डिक्लेरेशन से कि हाँ आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया, आपने डिक्लेयर किया कि हाँ आप इस प्रॉपर्टी को वक्फ को सौंप रहे हो। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होके एक तरीका था। दूसरा तरीका था बाय यूज़र। ठीक है, तो अगर कोई भी रिलीजियस पर्पसेस से अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक है, सपोज़ वहाँ पे किसी को अलाउ किया जा रहा है, किसी भी मुस्लिम फैमिलीज़ को या फिर मुस्लिम लोगों को अगर वहाँ पे अलाउ किया जा रहा है कि आप वहाँ पे अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो वक्फ कहलाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे कुछ समय से कोई एक आपके पास एक्स्ट्रा हॉल है, ठीक है, आपके घर के बगल में, और अगर आपने वहाँ पे अलाउ किया है कि वहाँ पे मुस्लिम्स प्रेयर कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाई दी जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वक्फ बाय डीड, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन से करते हो। अगर यूजेज से अगर वो वक्फ वाले ले रहे हैं कि हाँ यहाँ पे प्रैक्टिसेस हो रही थी कई समय से, इसीलिए ये अब प्रॉपर्टी जो है वक्फ की हो गई, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वक्फ बाय यूज़र एंड वक्फ बाय डीड। इसी के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई भी की थी। ठीक है, और वक्फ बाय एंडोवमेंट भी है। ठीक है, वक्फ अलाल औलाद। ठीक है, ये प्रोविज़न के तहत जो है अगर किसी मुस्लिम फैमिली में मेल हेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि मेल वंशज उस फैमिली में नहीं बचते हैं, तो जो है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ कहलाई दी जाएगी और वक्फ बोर्ड से फिर वो जगह मैनेज करेगा। ठीक है, अगर आपके घर पे मेल डेसिडेंट्स नहीं हैं, आपके मेल वंशज नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। ठीक है, रिमूव्स वक्फ बाय यूज़र एंड अलाउज फॉर्मेशन ओनली थ्रू डिक्लेरेशन और एंडोवमेंट। ठीक है, तो इस प्रोविज़न में जो है 1995 के जो प्रोविज़न को है जिसमें वक्फ बाय यूज़र था कि अगर वो प्रॉपर्टी रिलीजियस कारणों से यूज़ की जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ हो जाएगी, उस प्रोविज़न को जो है वो 2025 के अमेंडमेंट में हटाया गया और सिर्फ डिक्लेरेशन और एंडोवमेंट का ही प्रोविज़न रखा गया था। और एंडोवमेंट में भी जो है ये कहा गया था कि फ़ीमेल हेयर्स को राइट्स दिया जाए कि अगर उनके वंशज में अगर फीमेल्स बची हैं तो वो उनको राइट्स दिया जाएगा कि वो उस प्रॉपर्टी की मालिक होंगी, ना कि वक्फ के पास वो प्रॉपर्टी दी जाए। ठीक है, तो फीमेल मेंबर्स को भी उनके प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए, ये प्रोविज़न इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और डोनर्स अगर जो डिक्लेरेशन यानी कि डोनेट कर रहे हैं लैंड को, वो डोनर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होने चाहिए और वो 5 साल से मुस्लिम धर्म को फॉलो करते रहना चाहिए, तो ही वो एलिजिबल होंगे कि वो अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर पाएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज ही आपने सपोज़ आप किसी और धर्म को फॉलो कर रहे हो और आज आपने कन्वर्जन करके आप इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप अब आपको अब 24 घंटे हो गए हैं इस्लाम को फॉलो करते हुए तो आप अपने प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मिनिमम 5 इयर्स होने चाहिए आपको, आप उस रिलीजन को फॉलो करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कुछ बदलाव किए गए हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ एज वक्फ। तो किन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को वक्फ समझा जाएगा, वो ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं थे 1995 के एक्ट में।
और 2005 के अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज वक्फ विल सीज टू बी वक्फ। ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड क्लेम करता है वो सारे के सारे नलीफाई हो जाएंगी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, बिकॉज उसे गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, वक्फ उसे क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, ओनरशिप डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व बाय द कलेक्टर हु विल सबमिट अ रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। और ओनरशिप को लेके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, कोई एक अगर प्राइवेट ओनर है लैंड का, वो कहेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि वक्फ कहता है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो सॉल्व करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट उस पर रिपोर्ट भी देगी। ठीक है, पहले ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। पावर टू डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ कहलाई जाएगी, उसका क्या प्रोविजंस थे। द वक्फ बोर्ड प्रीवियसली हैड द पावर टू इंक्वायर एंड डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी। तो जो वक्फ बोर्ड था उनके पास पावर थी कि अगर हाँ वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, ये प्रोविज़न जो है रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बिकॉज कोई भी प्रॉपर्टी को ये ऑफिसर्स इनके वक्फ बोर्ड वाले आके कह जाएंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कि हाँ हमने सर्वे किया है, अब आप इसे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए, तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बिना किसी बेसिस पे आप उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो प्रोविज़न है इसको हटाया गया है। ठीक है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न ये माना जाता था वक्फ का। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वे ऑफ द वक्फ। असाइंड सर्वे कमिश्नर्स एंड एडिशनल कमिश्नर्स कंडक्ट वक्फ सर्वेस। तो वक्फ का जो सर्वेज होता था कि हाँ सच्ची में ये वक्फ प्रॉपर्टी के को हम कंसिडर कर सकते हैं नहीं, उसके लिए सर्वे किया जाता था। और वो सर्वे जो है खुद ही वो वक्फ बोर्ड वाले असाइन करते थे कुछ कमिश्नर्स को, और एडिशनल कमिश्नर्स को उनके ही द्वारा असाइन किए जाते थे, और वो खुद ही अपने तरीके से जो है वो डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, अब जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे, वो सर्वे को कंडक्ट करेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है वो रेवेन्यू लॉज को जो है वो अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करेंगे कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है, पहले क्या होता था, खुद ही के कमिश्नर्स आते थे उनके बोर्ड के, और मनमाने तरीके से जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को वो डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, चाहे वो सच्ची में हो या ना हो, पर अब जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। ठीक है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कॉम्पोजिशन। तो जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई थी 1954 के एक्ट के तहत, उसके कॉम्पोजिशन मतलब उसमें मेंबर्स कौन रह सकते थे। State governments constituted the Central Waqf Council to advise the central and the state government and Waqf board. All the members of the Central Waqf Council had to be Muslims, including at least two Muslims, एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर्स। तो जो भी उसके मेंबर होंगे काउंसिल के वो सभी मुस्लिम्स होने चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए, ऐसा 1995 के एक्ट में था। ठीक है, अब जो है ये प्रोविज़न रखा गया है कि दो मेंबर्स होंगे वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऐसे कई बार देखा गया है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अदर रिलीजन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सूरत का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, बेत द्वारका के जो टेम्पल्स हैं, जो जगहें हैं, उनको वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। ठीक है, तो वो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो दूसरे रिलीजन के जो मेंबर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके दुर्दशा को ना समझ पाएँ। तो इस लिहाज से जो है ये प्रोविज़न इंक्लूड किया गया था कि सिर्फ 2 मेंबर्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। ठीक है, उसी पे ही आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ रहे हैं सॉलिसिटर तुषार मेहता, उनसे पूछा गया था कि क्यों नॉन मुस्लिम मेंबर्स को बोर्ड में इंक्लूड किया है, कि क्या आप नॉन मुस्लिम मेंबर्स को हिंदू बोर्ड्स में इंक्लूड करते हो। भाई कोई भी हिंदू बोर्ड ऐसे ज़बरदस्ती किसी भी प्रॉपर्टी को अपना नहीं मानता है। ठीक है, किसी भी दूसरे रिलीजन के प्रॉपर्टीज़ को कोई भी हिंदू बोर्ड क्लेम नहीं करता है। ठीक है, तो आई गेस इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि दूसरे रिलीजन के सेंटिमेंट को भी समझने के लिए ज़रूरी है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है,
MPs, former judges, and eminent persons appointed to the council as per the act need to be Muslims. तो जो भी मेंबर्स, जो MPs होंगे, फॉर्मर जजेस होंगे, एमिनेंट पर्सन्स होंगे, काउंसिल के मेंबर्स, ये सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे. ये प्रोविज़न रखा गया है कि ये सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे. ठीक है. द फॉलोइंग मेंबर्स मस्ट बी मुस्लिम्स, और बाकी के जो हैं ये भी मेंबर्स मुस्लिम्स होंगे. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, तो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी मुस्लिम्स होने चाहिए और वो मेंबर्स होंगे. ठीक है. स्कॉलर्स इन इस्लामिक लॉ, ये भी मेंबर्स होंगे इस काउंसिल के. चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ बोर्ड जो होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे. ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स 2 मेंबर्स मस्ट बी वुमन, और जो ये सारे मुस्लिम मेंबर्स होंगे इसमें से 2 वुमन होने चाहिए. ठीक है. ये प्रोविज़न जो है इंक्लूड किया गया है. ठीक है. अपील ऑन ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स, तो अपील जो है ट्राइब्यूनल ऑर्डर्स की, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते थे ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए, उनका जो डिसीजन होता था वो फुल एंड फाइनल होता था. हाई कोर्ट्स इंटरवीन कर सकती थी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में. बहुत ही रेयर कुछ ऐसे केसेस होते थे जहाँ पे फॉलो करने में अगर एक्ट को कुछ एरर हुआ है तो सिर्फ उन्हीं केसेस में जो है सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकती थी. बाकी जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होता था वो फुल एंड फाइनल था, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे कोर्ट में. ठीक है. द बिल ओमिट्स द प्रोविजन डीमिंग द फाइनलिटी ऑफ द ट्राइब्यूनल्स डिसीजन, तो 2025 के अमेंडमेंट में ये कैंसिल कर दिया गया है कि आप जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, उस प्रोविज़न को हटा दिया गया है. ठीक है. 90 डेज़ के अंदर जो है आप हाई कोर्ट में अब अपील कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के ऊपर. ठीक है. पहले ये प्रोविज़न नहीं हो सकता था. सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर सेक्ट्स, तो जो मुस्लिम्स के अंदर भी ना सुन्नी और शिया सेक्ट, अलग अलग सेक्ट्स हैं. ठीक है. तो उनके जो सेपरेट बोर्ड्स होते थे, अगर वक्फ में जो है जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर शिया मुस्लिम्स की मोर दैन 15% है ऑफ ऑल द वक्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ वक्फ इनकम इन द स्टेट, तो शिया सेक्ट उसे संभालता था. अगर 15% से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो उसे शिया सेक्ट संभालता था, और 15% से कम है तो उसे सुन्नी बोर्ड संभालता था. ठीक है. अब जो हैं जो मुस्लिम्स में बाकी के सेक्ट्स हैं जैसे बोहरा, अघा खोनी, ठीक है, तो इनको भी इंक्लूड किया गया है. पहले सिर्फ सुन्नी और शियास थे वक्फ बोर्ड में, अब इनके दूसरे सेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है. ठीक है. बिकॉज़ ये सभी मुस्लिम्स के लिए है, तो सभी सेक्ट्स जो मुस्लिम्स में आते हैं वो सभी इंक्लूड किए जाने चाहिए. क्यों सिर्फ इन 2 ही सेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था. ठीक है. सो यस, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें. दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.